नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के एमपीपीएससी 2020 नवीन सिलेबस के अनुसार डेली बेसिस पर यह हमारी निःशुल्क कक्षाएं होती हैं जो कि 8 बजे प्रारंभ होती है। इस लेक्चर की और हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। यह सारी की सारी क्लास जो कक्षाएं हैं वह निःशुल्क हैं और इसकी जो पीडीएफ है वह भी निःशुल्क है, आपको टेलीग्राम चैनल पर वह भी मिल जाएगी। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का इतिहास, प्रमुख राजवंश, और इसके अंदर हमारी यह 31वीं वीडियो है। इसके पहले हमारी 30 वीडियो आ चुकी हैं। अभी हमने चंदेल वंश को खत्म किया था, अब हम इसके बाद गुर्जर प्रतिहार को डिस्कस कर रहे हैं। और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी मंडे को, क्योंकि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं है, मंडे को जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों तो हम लोग उस दिन डिस्कस करेंगे परमार वंश, और जो कि अंतिम वंश होगा मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत। तो फिर हम लोग डायरेक्ट एंट्री करेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास में, मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों। उसके बाद हम लोग आधुनिक इतिहास में डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम लगभग मध्य प्रदेश का इतिहास पूरा डीपली तरीके से कवर कर लेंगे दोस्तों। और ये मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश के इतिहास से 7 से 8 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है दोस्तों, तो यह मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए जो जितना मैंने टॉपिक अगर आप ये पूरा कवर कर लेते हैं तो लगभग 95% क्वेश्चन आप इसके थ्रू अटेम्प्ट कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। तो दोस्तों हमारा पहला हेडिंग है गुर्जर प्रतिहार वंश मध्य प्रदेश में। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश को मध्य प्रदेश के अंदर। तो देखते हैं 8वीं शताब्दी के आरंभ में दोस्तों हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुआ था जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, इसकी एक शाखा स्थापित की गई थी। कहां पर? मालवा में स्टैब्लिश इसे किया गया था। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए मालवा में इसे स्टैब्लिश किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? हरिश्चंद्र द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट, हरिश्चंद्र का पुत्र कौन हुआ था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम हुआ था दोस्तों। और इसने क्या किया था? 730 ईस्वी में मालवा उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना है मालवा में किसके द्वारा की गई थी? तो उसका आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा, क्या आंसर होगा दोस्तों उसका आंसर होगा हरिश्चंद्र द्वारा। अगर वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना उज्जैन में किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? नागभट्ट प्रथम ने की थी, 730 ईस्वी में की थी। इसका सन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो देखते हैं अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आता है मेहरभोज नाम का शासक, और यह इसका काल दोस्तों जो स्वर्ण काल माना जाता है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूं दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन अगर इससे बने तो यही फैक्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेहरभोज के शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकुल माना जाता है दोस्तों। तो इस वंश का सबसे फेमस शासक कौन था दोस्तों? इस वंश का सबसे फेमस शासक कौन था? मेहरभोज था, और इसी के काल को इस वंश का क्या माना जाता है दोस्तों? स्वर्णकाल माना जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल किस राजा के काल को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मेहरभोज। अब हम आगे देखेंगे, इसके कई उपाधियां भी दी गई हैं, इसके द्वारा राजधानी भी परिवर्तित की गई थी, तो वह सभी हम आगे देखेंगे। इसने कन्नौज को राजधानी बनाकर मालवा, राजपूताना तथा मध्य प्रदेश में स्थिति को मजबूत किया। तो यहां पर आपको पॉइंट देखना है कि मालवा में इस वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मालवा में इसकी स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा कि उज्जैन में इस वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट ने की थी। इसके बाद देखा हमने कि इस वंश का सबसे फेमस शासक कौन था? तो इस वंश का सबसे फेमस शासक था मेहरभोज। और मेहरभोज ने क्या किया था? यहां की राजधानी बदलकर क्या कर दी थी दोस्तों? ये इसकी राजधानी बना दिया था कन्नौज को, जो कि वर्तमान में आपके कहां पर आता है? यूपी में आता है, सभी को मालूम होना चाहिए। और यहां से इसने क्या किया था? मालवा, राजपूताना दोस्तों राजस्थान का प्राचीन नाम था, यह भी याद रखिए। मालवा, राजपूताना तथा मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत की, अर्थात वहीं से यह रूल करता था मालवा तथा राजपूताना, और यह पूरा एरिया जो राजस्थान और यूपी का लगा हुआ बॉर्डर है, इन सब जगह पर यह शासन करता था। तो चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट को देखेंगे। एक अभिलेख है दोस्तों दौलतपुर, काफी अधिक फेमस है, परंतु इसके साथ साथ कुछ अन्य अभिलेख भी हैं, और इन सभी अभिलेखों में अलग अलग प्रकार की उपाधियां दी गई हैं किसे? मेहरभोज को। तो मेहरभोज जैसा कि सभी को मालूम है सबसे फेमस और सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था इस वंश का, तो उसी को अधिकतम उपाधियां भी दी गई हैं। तो वह सब देखते हैं कौन सी उपाधियां उसको दी गई हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम लोग यहां पर। इस अभिलेख में मेहरभोज को प्रभात, तो किस अभिलेख की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं दौलतपुर अभिलेख में क्या कहा गया है? मेहरभोज को प्रभात, याद रखना है आपको, प्रभात इसे कहा गया है। इसके बाद आप देखेंगे ग्वालियर अभिलेख में दोस्तों इसे क्या कहा गया है? आदि वराह। क्या कहा गया है दोस्तों? ग्वालियर अभिलेख में से आदि वराह कहा गया है मेहरभोज को। तथा इसके बाद आप देखेंगे सागर ताल प्रशस्ति। दोस्तों सागर ताल प्रशस्ति कहां पर मिला था? सागर जिले में मिला था, और इसमें से क्या कहा गया दोस्तों? मेहरभोज आदि उपाधियां से विभूषित किया गया है। तो आपसे
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेहर भोज को मेहर भोज उपाधि किस प्रशस्ति में दी गई है, तो वह सागर ताल में दी गई है। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें दोस्तों, मेहर भोज की कुछ मुद्राओं पर इसे आदि वराह की उपाधि भी दी गई है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां से याद बनता है, आदि वराह की उपाधि भी इसे प्राप्त थी। तो ये सब इसकी उपाधियां और इसके जितने भी जो अभिलेख प्राप्त हुए इन सबको याद रखना है, किस अभिलेख में क्या उपाधि दी गई है और कौन सबसे प्रतापी राजा था, हमने देख ही लिया है। अब देखते हैं हम मेहर भोज के ग्वालियर तथा सागर अभिलेख से दोस्तों इसके स्थानीय प्रशासन और साथ ही साथ इसके समय का जो व्यापार था उसके विषय में भी जानकारी मिलती है। तो कहां से यह जानकारी मिलती है, सागर अभिलेख है दोस्तों, यहां से इसके स्थानीय प्रशासन तथा इसके व्यापार की जानकारी मिलती है दोस्तों। और अंतिम इस वंश का राजा कौन था, देवपाल था। और देवपाल के शासनकाल में इस वंश का क्या हो जाता है दोस्तों, पतन हो जाता है। और यहीं तक हमारा यह वंश था। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे परमार वंश, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट वंश है। उसमें लगभग हमारी 1 से 2 वीडियो आएंगी, क्योंकि उसका बड़ा वंश है और उसको हमको कवर करेंगे और डीपली तरीके से हम उसे कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कम से कम लाइक कर दिया करिए और शेयर करिए वीडियो को, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग देखें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच।